आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। अभिलाषा हिंदी एकेडमी में हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। यह परीक्षा आयोजित हुई थी 28/9/2016 को और इस प्रश्न पत्र के कुल 33 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए थे। आज से हम 34वें प्रश्न को देखेंगे। कुल 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र हुआ था। उस प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान शिक्षक सेवा परीक्षा या एमपीए वर्ग 1 या 2 या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या छत्तीसगढ़ या झारखंड की परीक्षा, कोई किसी भी राज्य की आप हिंदी विषय को लेकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। किसी विशेष विषय पर अगर यदि वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्या प्लेटो की मान्यता नहीं है? ए, कला वास्तविकता से तो 3 गुना दूर होती है। बी, कला नागरिक तथा राष्ट्र दोनों को दूषित करती है। सी, कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते। डी, कला प्रकृति के छूटे अंशों का अनुकरण करती है। ई, कला के माध्यम से किया गया अनुकरण झूठा है। देखिए 5-5 कुल ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से, तो इसका उत्तर होगा डी। दिए गए विकल्पों में कला प्रकृति के छूटे अंशों का अनुकरण करती है, यह प्लेटो की मान्यता नहीं है। प्लेटो की मान्यताएं हैं कला वास्तविकता से 3 गुना दूर होती है, अर्थात जैसे कला प्रकृति की अनुकृति होती है, फिर कवि जो है उस अनुकृति की अनुकृति करता है, इसलिए 3 गुना दूर हो जाती है। दूसरा है कला नागरिक तथा राष्ट्र दोनों को दूषित करती है। तीसरा, कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते। और डी है कला के माध्यम से किया गया अनुकरण झूठा होता है। ये सभी मान्यताएं प्लेटो की हैं कला को लेकर के। 35वां प्रश्न है, ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? ए, महिम भट्ट, बी, मम्मट, सी, अभिनव गुप्त, डी, विश्वनाथ, ई, रुद्रट। इसका उत्तर होगा सी। ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था, ये चुखलुक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमलका था। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव भारती नाम से की है तथा भट्टतौत के काव्य कौतुक पर टीका काव्य कौतुक विवरण नाम से की है। महिम भट्ट का समय 11वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। इन्होंने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक या अनुवादक का उद्देश्य था उसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले? ए, प्रेम सागर, बी, नासिकेत उपाख्यान, सी, रानी केतकी की कहानी, डी, बैताल पचीसी या ई, रामचरित्र। इसका उत्तर होगा सी। दिए गए विकल्पों में से रानी केतकी की कहानी के लेखक अनुवादक का उद्देश्य था कि उसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। इसकी रचना इंशाअल्लाह खां ने की है। इसका एक अन्य नाम उदयभान चरित भी है। इस कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। ये रचना शैली की दृष्टि से हास्य प्रधान है। प्रेम सागर तथा बैताल पचीसी के लेखक लल्लू लाल हैं। 37वां प्रश्न है, भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से अनुदित नाटक कौन से हैं? ए, चंद्रावली, प्रेम योगिनी, बी है कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, सी है विद्या सुंदर प्रेम योगिनी, डी है कर्पूर मंजरी प्रेम योगिनी, ई है नीलदेवी चंद्रावली।
इसका उत्तर होगा बी। प्रश्नगत विकल्पों में से भारतेंदु के अनुदित नाटक कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, इनके अनुदित नाटक हैं कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर। कर्पूर मंजरी का प्रकाशन वर्ष 1875 और ये मूल नाटक है कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में राजशेखर द्वारा लिखित है। और विद्या सुंदर 1868 में संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का अनुवाद था। और ये संस्कृत से बंगला में अनुवादित हुई थी और बंगला से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। इसके मूल लेखक संस्कृत में चौर कवि हैं और बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर हैं। तीसरा नाटक है रत्नावली। इसका प्रकाशन हुआ था 1868 में। इस मूल नाटक का नाम है रत्नावली नाटिका। ये संस्कृत से और इसके मूल नाटक का अर्थ है हर्ष। कर्पूर मंजरी नाटक में राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। और विद्या सुंदर नाटक में प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। नेहि महाभाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की प्रशस्ति में कही गई हैं? ए बिहारी, बी देव, सी घनानंद, डी पद्माकर, ई मतीराम। इसका उत्तर है सी। उपर्युक्त पंक्तियां घनानंद के कवि की प्रशस्ति में ब्रजनाथ द्वारा कही गई हैं, जो कि सवैया छंद में लिखा है। घनानंद की रचना है सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कृपाकंद आदि। बिहारी की बिहारी सतसई नामक एकमात्र रचना दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, देव रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, रस विलास, देवमाया प्रपंच इत्यादि हैं। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, विरुदावली आदि हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी कविताएं तार सप्तक में शामिल हैं? ए नलिन विलोचन शर्मा, नेमिचंद्र जैन, बी है प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, सी है भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, ई है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका उत्तर होगा बी। दिए गए विकल्पों में प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर की कविताएं तार सप्तक में शामिल हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक में माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। 40वां प्रश्न है, 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। मैला आंचल के उपर्युक्त कथन में किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? विडंबना की, बी व्यंग की, सी क्षोभ की, डी विनोद की, ई त्रासदी की। इसका उत्तर होगा डी। 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत का बस 2 डेग में ही नाप लिया। मैला आंचल के उपर्युक्त कथन में विनोद की अभिव्यक्ति नहीं है, विडंबना की, व्यंग की, क्षोभ की, त्रासदी की अभिव्यक्ति है। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है, जिसमें बावन दास बौना व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा का पोषक पात्र है, जिसके व्यवहार से सत्य, अहिंसा और ईमानदारी झलकती है। 41वां प्रश्न, किस विकल्प की सभी पुस्तकें एक ही कवि की हैं? ए है युगधारा, तालाब की मछलियाँ, भूल जाओ पुराने सपने। बी है इंद्रधनुष रौदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, युग की गंगा। सी है जो सिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जिद। डी है उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, काल तुझसे होड़ है मेरी। ई है स्त्री मेरे भीतर कहना नहीं आता, समुद्र पर हो रही है बारिश। इसका उत्तर होगा ए। दिए गए विकल्पों में युगधारा, तालाब की मछलियाँ, भूल जाओ पुराने सपने, ये सभी पुस्तकें एक ही कवि की हैं, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। 42वां प्रश्न, सूरदास कृत भ्रमर गीत में नहीं है,
ए भाव प्रेरित वचन वक्रता, बी प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्ति, सी उद्धव की वाचालता, डी गोपियों की विनोद वृत्ति, ई ज्ञान मार्ग का तिरस्कार। इसका उत्तर होगा सी। दिए गए विकल्पों में सूरदास कृत भ्रमर गीत में उद्धव की वाचालता नहीं है। भाव प्रेरित वचन वक्रता, प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्ति, गोपियों की विनोद वृत्ति, ज्ञान मार्ग का तिरस्कार सूरदास भ्रमर गीत में है। 43वां प्रश्न, अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मनलंकृति। उपर्युक्त कथन किस ग्रंथ के लेखक का है? ए कुवलयानंद, बी काव्यालंकार, सी काव्यादर्श, डी अलंकार सर्वस्व, ई चंद्रालोक। इसका उत्तर होगा ई चंद्रालोक ग्रंथ के लेखक जयदेव हैं। यह एक अलंकार शास्त्र है जिसमें 10 मयूख तथा 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। जयदेव मिथिला बिहार के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि जयदेव ने काव्य को परिभाषित किया है, जिसका मुख्यार्थ है जिसे अंगीकार किया गया हो वही काव्य है। 44वां प्रश्न, रस अभिव्यक्त होता है, इस मत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अभिनवगुप्त ने, ध्वनिकार, मम्मट, भट्टनायक, भट्टतौत। इसका उत्तर होगा बी आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें ध्वनिकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक एक युगांतकारी ग्रंथ है जिसके द्वारा आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना एवं प्रतिष्ठा की। साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में आनंदवर्धन को वही स्थान प्राप्त है जो व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में पाणिनि को। प्रस्तुत मत रस अभिव्यक्त होता है, इसे सर्वप्रथम आनंदवर्धन ध्वनिकार ने प्रस्तुत किया। 45वां प्रश्न, वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का साई प्रकाश चाहती थी। गोदान में उपर्युक्त कथन किस पात्र के बारे में है? ए झुनिया, बी धनिया, सी दुलारी, डी मालती, ई सिलिया। इसका उत्तर है ए। उपर्युक्त कथन उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की नारी पात्र झुनिया के बारे में है। गोदान जहाँ एक और किसान जीवन की महागाथा है, वहीं इस नारी पात्र झुनिया नारी स्वातंत्र्य युग में नारियों के जीवन दिशा और दशाओं को प्रभावित करती है। गोदान में प्रेमचंद जी ने झुनिया के माध्यम से विधवा और पुनर्विवाह के संदर्भ में परिस्थिति के अनुकूल जीवन जीने का संदेश दिया है। उपर्युक्त पंक्तियों से यह आशय है कि झुनिया सच्चे और स्थायी प्रेम की खोज में वह क्षणिक दैहिक सुख अथवा आर्थिक लाभ के पीछे न भागकर अपने वैधव्य को स्थायी सामाजिक आधार प्रदान कर अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करना चाहती है। 46वां प्रश्न है, परिवर्तन कविता में परिवर्तन का विशेषण है। ए करुणा, बी सहस्र, सी अकरुण, डी कठोर, ई निष्ठुर। इसका उत्तर होगा ई। परिवर्तन कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की एक लंबी कविता है जिसका रचना काल 1924 है। उपर्युक्त कविता की प्रथम पंक्ति है, अहे निष्ठुर परिवर्तन। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें निष्ठुर विशेषण एवं परिवर्तन विशेष्य के रूप में विद्यमान है। यहाँ निष्ठुर शब्द परिवर्तन की विशेषता बता रहा है। इस कविता के माध्यम से हम यह पाते हैं कि संसार में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो मानव जनित हो अथवा प्राकृतिक, अपनी मूल प्रवृत्ति में कहीं न कहीं वे नितांत निष्ठुर हैं। 47वां प्रश्न, नवम रस है, हास्य रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस या रौद्र रस। तो इसका उत्तर होगा सी। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण से दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है जो लौकिक न होकर अलौकिक होता है। भरत मुनि ने लौकिक न होकर अलौकिक होता है। भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स तथा भयानक नाम से उनके 8 भेदों को स्पष्ट उल्लेख किया है। कतिपय पंक्तियों के आधार पर विद्वानों की कल्पना है कि उन्होंने शांत नामक नवे रस को भी स्वीकार किया है।
उन्हें ही संयुक्त रूप से नवरस की संज्ञा प्रदान की गई है। कालांतर में शांत रस के महत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। रचना विधा की दृष्टि से सही युग्म क्या है? ए अपनी खबर पत्र है, बी सौंदर्य की नदी नर्मदा रिपोर्टाज है, सी व्योमकेश दरवेश जीवनी है, डी स्मृति में हो रहे वे डायरी विधा की रचना है, ई जमाने में हम यात्रा वृतांत है। इसका उत्तर होगा सी हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इसे 2014 में मूर्ति देवी पुरस्कार एवं 2013 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना, इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा गुजराती भाषा के विख्यात साहित्यकार अमृतलाल बेगड़ द्वारा रचित यात्रा वृतांत की विधा की रचना है। स्मृति में रहे वे शेखर जोशी की संस्मरण विधा की रचना है। जमाने में हम साहित्यकार निर्मला जैन की आत्मकथा है। इस प्रकार विकल्प सी में रचना तथा विधा का सही युग्म है। हिंदी की विविध विधाओं के अंतर्गत इस समय मेरी वीडियो चल रही है। यात्रा, आत्मकथा, जीवनी आदि हो चुकी हैं। आप लोग जरूर देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हल करने में बहुत सहायता मिलेगी। 49वां प्रश्न है, अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को कहा गया है? ए कलाकार, बी पागल, सी काव्य नायक, डी बुद्धिजीवी, ई अजीगर्द। इसका उत्तर है ए। अंधेरे में एक लंबी कविता है जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसमें आत्म संघर्ष से आत्म साक्षात्कार और फिर जगत साक्षात्कार की प्रक्रिया का सुस्पष्ट संकेत मिलता है। अंधेरे में आत्म का संशोधन, संपादन अर्थात समालोचन का स्वर भी प्रमुखता से विद्यमान है। कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को इस कविता में कलाकार को कहा गया है। 50वां प्रश्न है, विरेचन कथारसिस शब्द मूलतः किससे संबंधित है? ए चिकित्सा शास्त्र से, बी दर्शन शास्त्र से, सी राजनीति शास्त्र से, डी साहित्य शास्त्र से, ई धर्मशास्त्र से। इसका उत्तर होगा ए विरेचन, जिसका अंग्रेजी भाषा का स्थानपत्र कथारसिस है से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं, भावनाओं अथवा मनोवेगों को विभिन्न प्रकार की दृश्य, श्रव्य अथवा अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों तथा हाव भाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विरेचन कथारसिस का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। 51वां प्रश्न है, प्रगतिवाद को छायावादी सूक्ष्मता के प्रति स्थूलता का विद्रोह किसने कहा है? ए नामवर सिंह ने, बी नगेंद्र ने, सी मुकुटधर पांडे ने, डी सुमित्रा नंदन पंत ने या ई शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसका उत्तर होगा बी। प्रगति का सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना और वाद का अर्थ है सिद्धांत। इस प्रकार प्रगतिवाद का सामान्य अर्थ है आगे बढ़ने का सिद्धांत। जिस प्रकार द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता और स्थूलता के प्रति विद्रोह में छायावाद का जन्म हुआ, उसी प्रकार छायावाद की सूक्ष्मता, कल्पनात्मकता, व्यक्तिवादिता और समाज विमुक्ता की प्रतिक्रिया में एक नई साहित्यिक काव्यधारा का जन्म हुआ जो साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से प्रतिष्ठित हुई। प्रगतिवाद को छायावादी सूक्ष्मता के प्रति स्थूलता का विद्रोह नागेंद्र ने कहा है। 52वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण किसके ग्रंथ से लिए हैं? ए शिव सिंह सेंगर, बी गारसा दत्तासी, सी मिश्र बंधु, डी ग्रियर्सन, ई श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर है सी। मिश्र बंधु के 3 सहोदर भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों ग्रंथों क्या छंद की रचना भी मिलकर करते थे। मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में विभक्त है। मिश्र बंधु रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु की रचना को उचित महत्व प्रदान करते हैं एवं रीतिकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण उनके ग्रंथ से ही लिए हैं इन्होंने। 53वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद की समझदारी का आधार क्या है? ए अन्य बच्चों से अलग दिखने की इच्छा, बी दुआएं पाने की इच्छा, सी अभावग्रस्त जीवन, डी माता पिता का न होना, ई दादी का हाथ जलना।
इसका उत्तर है सी, ईदगाह कहानी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। यह ईदगाह शीर्षक से ही उर्दू में प्रकाशित है। इसमें एक अनाथ बालक हामिद की कहानी है जो ईद के अवसर पर खिलौने एवं खाने पीने के लिए मिले पैसों से अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीद लाता है। कहानी में हामिद आद्योपांत समझदार बालक के रूप में मौजूद रहता है, जिसका मुख्य कारण है उसका अभावग्रस्त जीवन। माता पिता के न होने के कारण एवं बूढ़ी दादी अमीना के एकमात्र सहारा होने के कारण उसमें बाल सुलभ चंचलता व जिद की कमी है एवं अपनी ज़रूरतों एवं शौक से समझौतावादी प्रवृत्ति उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बन गई हैं। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पूर्वदीप्त शैली का उपयोग किया गया है? ए राग दरबारी, बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी कर्मभूमि, डी त्यागपत्र, ई काला जल। इसका उत्तर होगा डी त्यागपत्र। प्रसिद्ध लेखक जैनेंद्र द्वारा रचित लघु उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित अत्यंत मार्मिक कथा पर यह आधारित है। यह एक प्रभावशाली और मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाला उपन्यास है। इसमें पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग हुआ है जो इसे बेहद प्रभावोत्पादक बनाकर पाठक मन को बांधे रखती है। 55वां प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के पुरस्कर्ता कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मिश्रबंधु, सी प्रेमघन, डी बाण भट्ट, ई लाला भगवान दीन। इसका उत्तर होगा बी। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के पुरस्कर्ता मिश्रबंधु हैं। हिंदी नवरत्न में मिश्रबंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। 56वां प्रश्न है, अंतः सलीला कविता में निरीह और उदार को कहा गया है? ए समुद्र, बी नदी, सी रेत, डी पथिक, ई दुख। इसका उत्तर होगा सी। अंतः सलीला कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ द्वारा रचित कविता है। इसमें निरीह और उदार रेत को कहा गया है। कवि का आशय यह है कि रेत जो कि नदी को तो सोख लेती है किंतु वह सबके पैरों तले रौंदे जाने के बावजूद अपने घाव को स्वयं भरती है। इसके माध्यम से उनका एक आशय समाज के उस वंचित वर्ग से भी है जो सबकी सेवा करता है, परंतु उसके लिए हिस्से सदैव उपेक्षा और शोषण ही आता है। 57वां प्रश्न है, नौका विहार कविता में गंगा को नहीं कहा गया? ए निश्चल, बी तनवंगी, सी दुग्ध धवल, डी क्लांत, ई स्निग्ध। इसका उत्तर है ई। सुमित्रा नंदन पंत कृत कविता नौका विहार में संगम प्रयागराज का वर्णन है। इस कविता में गंगा नदी के विभिन्न गुणों का वर्णन हुआ है, जिसमें गंगा को निश्चल, तनवंगी, दुग्ध धवल तथा क्लांत तो कहा गया है, परंतु इसमें गंगा को स्निग्ध नहीं कहा गया है। 58वां प्रश्न, सूरदास का काव्य तुलसीदास के काव्य से बढ़कर है? ए ब्रजभाषा और अवधि के प्रयोग में, बी अनेक प्रकार के छंदों के उपयोग में, सी प्रबंध काव्य की रचना में, डी अनेक प्रकार के काव्य रूपों के प्रयोग में, और ई नवीन प्रसंगों की उद्भावना में। इसका उत्तर होगा ई। नवीन प्रसंगों की उद्भावना में सूरदास का काव्य तुलसीदास के काव्य से बढ़कर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूरदास, तुलसीदास और जायसी के काव्य गुणों का तुलनात्मक विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के वियोग वर्णन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इनका वियोग वर्णन मात्र वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। 59वां प्रश्न, श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर सही विकल्प क्या है? ए बच्चों में भी श्रद्धा का भाव पाया जाता है, बी श्रद्धालु अपने भाव में दूसरों को शामिल नहीं करता, सी श्रद्धा में व्यक्तिगत स्वार्थ की सत्ता बनी रहती है, डी संकुचित अंतःकरण वाले श्रद्धालु नहीं होते, ई श्रद्धा भाव और पूज्य बुद्धि परस्पर विरोधी है। इसका उत्तर होगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है संकुचित अंतःकरण वाले
श्रद्धालु नहीं होते। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का प्रकाशन चिंतामणि नाम से 4 भागों में हुआ है। 60वां प्रश्न, नवीन प्रसंगों की उद्भावना की संभावना की दृष्टि से वक्रोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद है। ए वाक्य वक्रता, बी प्रकरण वक्रता, सी वर्ण विन्यास वक्रता, डी पद पूर्वार्ध वक्रता, ई पद परार्ध वक्रता। इसका उत्तर होगा बी। नवीन प्रसंगों की उद्भावना की संभावना की दृष्टि से वक्रोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद प्रकरण वक्रता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है तथा इसके 6 भेद जो इस प्रकार हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। 61वां प्रश्न, यह दीप अकेला कविता में प्रतीक के रूप में प्रयुक्त नहीं है। ए पंक्ति, बी अंकुर, सी जीवन, डी दीप, ई मधु। इसका उत्तर है सी। यह दीप अकेला कविता में दिए गए विकल्पों में से जीवन प्रतीक के रूप में प्रयुक्त नहीं है, जबकि पंक्ति, अंकुर, दीप, मधु इत्यादि प्रतीकों का इस कविता में प्रयोग किया गया है। ध्यातव्य है कि दीप अकेला कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। 62वां प्रश्न, सुमिरन को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में प्रमुखता नहीं है। ए कालबोध, बी आत्मबोधन, सी नाम महात्म्य, डी विरह वेदना, ई उपदेशात्मकता। इसका उत्तर होगा डी। सुमिरन को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों विरह वेदना नहीं है, जबकि कालबोध, आत्मबोधन, नाम महात्म्य एवं उपदेशात्मकता संकलित है। अर्थात हरि का नाम स्मरण ही भक्ति है और वही भजन सच्चा है। भक्ति के नाम पर सारी साधनाएं केवल दिखावा है और अपार दुख की हेतु भी। पर स्मरण वह होना चाहिए मन से, वचन से और कर्म से, और यही नाम स्मरण का सार है। सुमिरन को अंग कबीर द्वारा रचित साखी में संकलित है। 63वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध में किसका उल्लेख नहीं है। ए पौराणिक संदर्भों का, बी संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया का, सी अनार्यों के योगदान का, डी परिवर्तनशीलता का, ई अशोक की उदासी का। इसका उत्तर होगा ई। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी में अशोक की उदासी का उल्लेख नहीं है, जबकि अशोक के फूल निबंध में पौराणिक संदर्भों का, संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया का, अनार्यों के योगदान का, परिवर्तनशीलता का उल्लेख किया गया है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध संग्रह हैं कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। निबंध अशोक के फूल बसंत आ गया है, शिरीष का फूल, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यता है। ए सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, बी आनंद ही कविता का चरम लक्ष्य है, सी सौंदर्य सुंदर वस्तु से पृथक पदार्थ है, डी भाव प्रेरित वक्रोक्ति काव्य प्रक्रिया के भीतर है, ई कविता बिंब ग्रहण नहीं अर्थ ग्रहण कराती है। इसका उत्तर होगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता भाव प्रेरित वक्रोक्ति काव्य प्रक्रिया के भीतर है। शुक्ल जी की स्थापना शास्त्रबद्ध उतनी नहीं है जितनी मौलिक। उन्होंने अपनी लोक भावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य शास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य की कोटि में आते हैं। 65वां प्रश्न, भक्ति काव्य के बारे में यह कहना ठीक न होगा कि वह ए लोकोन्मुखी आंदोलन है, बी रहस्यवाद से रहित है, सी व्यवस्था साधनों को चुनौती देता है, डी अनेक साधनाओं से प्रभावित है, ई भारतीय चिंतन धारा का विकास है। इसका उत्तर होगा बी। भक्ति काव्य के बारे में कहना ठीक न होगा कि वह रहस्यवाद से रहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। सूफी कभी भी किसी एक परोक्ष ईश्वर को अपने प्रेम का आलंबन बनाते हैं
और प्रेम के रहस्यवादी साधना में प्रवृत्त होते हैं। वह परोक्ष शक्ति दिव्य और लौकिक रूप वाली है। रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति या रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। 66वां प्रश्न, गुरुदेव को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में किया है? ए प्रेम और माया, बी माया और चंद्रमा, सी ज्ञान और माया, डी ज्ञान और शरीर, ई ज्ञान और नेत्र। इसका उत्तर होगा ई। गुरुदेव को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग ज्ञान और माया नामक दो अर्थों में किया है। 1873 में सुलभ समाचार पत्र में समस्त भारत में एक भाषा के प्रयोग के लिए हिंदी का प्रस्ताव किसने रखा था? ए लोकमान्य तिलक, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी केशव चंद्र सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर, ई मदन मोहन मालवीय ने। इसका उत्तर होगा ई। 1873 में सुलभ समाचार पत्र में समस्त भारत में एक भाषा के प्रयोग के लिए हिंदी का प्रस्ताव केशव चंद्र सेन ने रखा था। सुलभ समाचार कोलकाता से प्रकाशित एक बांग्ला साप्ताहिक पत्र था। यह 19वीं शताब्दी के बंगाल की पत्रकारिता का अग्रदूत था। केशव चंद्र सेन ने इसका मूल्य मात्र 1 पैसा रखा था जिससे गरीब लोग या बहुत कम पैसे खर्च करने वाले भी इसे खरीद सकें। 68वां प्रश्न, कविता क्या है? निबंध के अनुसार अनुभूति योग के अभ्यास से ए आत्मा को मुक्तावस्था प्राप्त होती है, बी मनोविकारों का परिष्कार होता है, सी हृदय अनेक भावात्मक होता है, डी जगत में नाना गतियां संचरित होती हैं, सी मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है। इसका उत्तर है बी। कविता क्या है? निबंध के अनुसार अनुभूति योग के अभ्यास से मनोविकारों का परिष्कार होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले आती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से कि हमारे मनोविकार का परिष्कार, हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। 69वां प्रश्न है, वाग अंग सत्वोयेतान काव्यार्थान भावयन्तीति भावाः। भरत मुनि की इस उक्ति में व्युत्पत्ति कानी का है? ए रस, ए बी वाचिक अभिनय, सी भाव, डी सात्विक अभिनय या ई आंगिक अभिनय। इसका उत्तर होगा ई वांग असत्वस्वेतान काव्यार्थान भावयन्तीति भावा। भरत मुनि की इस उक्ति में व्युत्पत्ति कथन भाव का है, शेष विकल्प असंगत है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र से है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। 70वां प्रश्न, परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किस रूपक का प्रयोग किया गया है? ए तांडव नर्तन का, बी वासुकी का, सी अंबर का, डी इतिहास का, ई मेघ का। इसका उत्तर होगा बी। परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए वासुकी रूपक का प्रयोग किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। यह कविता होने वाले परिवर्तन की छोटी संवेदना को सामने रखती है, जो समाज में, देश में, ब्रह्मांड में, व्यक्ति में अवश्य होती है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के हरे भरे वातावरण में बैठकर जब ये कल्पना लोक में खो जाते थे तो प्रकृति की सुंदरता का सृजन स्वयं ही भूति होता और मानवता के मंगलमय उन्नयन के स्वर गूंज उठते हैं। तो ये 70 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। इसके आगे से 71वें प्रश्न से इसके अगले भाग में बनेगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यदि कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपने विचार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।